जय गुरु जी। मैं बहुत छोटी सी सेवादार हूँ गुरु जी की। मैंने बड़ी बड़ी सेवाएं देखी हैं लोगों की। ये सिर्फ उनकी कृपा है। मैं 20 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, नैप इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन। और बड़ी मुश्किल जर्नी रही। ऑफ कोर्स मैं 29 साल की थी जब मैंने शुरू की थी ये जगह। और मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ, आसान नहीं इस तरह के काम में अ, जुड़ जाएं और फिर कहें कि अब शादी सेकेंडरी है मेरे लिए। और मैं नहीं करना चाहूंगी जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो काम ऐसा लगता था कि वो मेरा काम है। मेरे को जब जनरल कपूर अंकल, अब नहीं रहे कपूर साहब, मेरे सेंटर में उनको जनरल मल्होत्रा लेके आए थे, तानी के फादर, तानी धमीजा के। वो हमारे चेयरमैन थे और जनरल कपूर को लेकर आए और बोले कि इनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत बार जब मैं कोई काम बोलती थी, हमारे ऊपर मतलब हमारे पास एक बंगलो डोनेटेड था और उसमें ट्रेनिंग शुरू की मैंने 2002 में। और उसमें हौसखास एनक्लेव में एक मतलब 2 कमरे हम हॉस्टल को बना दिए और 2-3 कमरे बने हुए थे, उसमें हमने ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई तो बच्चे कहाँ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल था। और उनको ऊपर छत पे हमने 2 टेम्पररी रूम्स बना के वहां पे रखा। लेकिन आए दिन मुझे याद है कि छतें लीक करती थी। 2006 की बात कर रही हूँ मैं, 5, 6, 7 की। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। और मैं बहुत परेशान होती थी। मैं अपने घर में सोती थी, रात को मुझे फोन आता था कि वहां बारिश हो गई है, लीक कर रही है छत, बच्चे बाहर आ गए। और मैं नहीं सो पाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं सो रही हूँ, वो तो नहीं सो रहे हैं। अम, तो मैंने, और वो एएसआई का प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। तो एएसआई की बिल्डिंग्स माने, आप एएसआई के किसी मॉन्यूमेंट के 100 मीटर्स के अंदर अगर है तो फिर एएसआई आपको अलाउ नहीं करता है कि उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने आप। और बहुत परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन वो मिलनी आसान नहीं थी उस वक्त। आज भी नहीं है। क्या करें, हम बहुत परेशान थे कि इस तरह तो नहीं रह सकते बच्चे। लड़कियां हैं, चाहे 18 के ऊपर है, बहुत रूरल जगहों से भी आती हैं हमारे पास। तो हमने शुरू किया थोड़ा फंड रेजिंग करना और अपने बोर्ड को उससे बातचीत करना कि कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे बिल्ड करें। तो ऐसा सोचा गया कि चलिए उन 2 कमरों को रिपेयर करके आप उन्हें छत पक्की कर दीजिए, देखी जाएगी जब एएसआई के लोग आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और छत बिल्ड करने लगे उसकी। तो अ, अभी मटेरियल लाके रखा था और नीचे थोड़ी रिपेयर वर्क करनी थी, वो किया। और जैसे ही ऊपर थोड़ा फेंसिंग करना शुरू किया तो जनरल मल्होत्रा एक दिन आके देख रहे थे और मुझे जाते हुए बोले कि मुझे नहीं ठीक लग रहा शालिनी, ये बिना परमिशन के ये काम करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे किसी काम पे मना नहीं करते थे कभी भी। आई वाज सो यंग, स्टिल ही वाज ऑलवेज सो सपोर्टिव। और मैंने मैंने सोचा ये पहली बार मुझे मना कर रहा है। मैंने लेबर को बोला यहीं रोक दीजिए। और नीचे आके अपनी मेल्स बाई चांस मैंने चेक की तो उसमें पूरी कॉलोनी से बहुत रेजिस्टेंस आ रही थी कि ये कैसे कर रहे हैं, अलाउड नहीं है। और जब किसी को अलाउड नहीं है तो ये कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आवाज आई होगी जनरल मल्होत्रा को, और मैंने बंद कर दिया। आप सब अगर नहीं जानते होंगे, मुझे बाद में जनरल कपूर ने एक सत्संग सुनाया था कि जनरल मल्होत्रा की वाइफ जाती थी गुरुजी के पास। तो उन्होंने तानी के बारे में कुछ सत्संग मतलब बताया मुझे कि गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दिया कि तानी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शायद उन्होंने कहा होगा कि जनरल मल्होत्रा तो आते ही नहीं है मंदिर, तो गुरुजी ने बोला उन्होंने मैं एथो ही ब्लेस कर रहे हैं। और बहुत कम लोग हैं जिन्हें घर बैठे ब्लेस करते थे गुरुजी। और किसी के लिए लंगर अलाउड नहीं होता था शायद, लेकिन जनरल मल्होत्रा के लिए वो लंगर जाने देते थे। तो कहीं ना कहीं, पता नहीं, मुझे लगा जनरल मल्होत्रा की आवाज, मैं बाद में सोचती हूँ शायद मुझे कहीं और ऊपर से आवाज आ रही थी कि बंद कर दो। हमने काम बंद कर दिया, लेकिन वो चिंता वहीं की वहीं रही कि कैसे काम करेंगे। और जो पैसा हमने इकट्ठा किया था वो नीचे की रिपेयर्स में इस्तेमाल हो गया और खत्म हो गया। जब हम आर्किटेक्ट्स के पास जाते थे उसका मैप बनवाने, तो बहुत पैसा बोलते थे वो। 2008 में 1 करोड़ की उन्होंने हमें कॉस्ट दी थी ऊपर प्रॉपर्ली बनाने की, एसआई से परमिशन के बाद। किसी के पास वो पैसे नहीं थे और ना ही इतनी कोई डोनेशन हम रेज कर पा रहे थे। तो इस बीच जनरल कपूर को लाए जनरल मल्होत्रा साहब, और मैं जनरल कपूर जी से ये बात कहती थी कि हमें ये हेल्प चाहिए, ये परमिशन सिर्फ या तो पीएमओ से मिल सकती हैं और या फिर एएसआई से मिल सकती हैं, ये कैसे होगा। तो जनरल कपूर कहते थे अच्छा मैं पीएमओ से लाने की कोशिश करूंगा। एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम आप कैसे कोशिश करेंगे। तो वो मुझे कहते थे संगत में मैं किसी को जानता हूँ, मैं उनसे बात करूँ। तो मैं चुप हो जाती थी सुन के संगत। अ, मैं मेरी फैमिली से सनातनी रही, आर्य समाजी रही, और मैं नहीं बिलीव करती थी गुरुओं में। तो मैं उन पर बात छोड़ देती थी कि अच्छा ये इनका अपना सिरदर्दी है, मेरी नहीं। फिर कोई बात हुई और मैंने कुछ मिनिस्टर के बारे में उन्हें कहा कि ये मिनिस्टर काम करा सकते हैं। और जनरल साहब ने बोला ये संगत में आते हैं, मैं इनसे बात करूंगा।
मैंने बोला ऐसी कौन सी संगत है जिसमें मिनिस्टर आते हैं, पीएमओ के लोग आते हैं? तो उन्होंने मुझे चुपके से बहुत दिनों बाद एक ऐसे क्वाइटली अपने वॉलेट निकाला और उसमें एक फोटो थी, यंग से गुरुजी ऐसे यूं करके बैठे हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नीचे हॉल में लंगर खाया है तो उसमें वो फोटो होती थी। तो मैंने बोला ये यंग से आदमी कौन है? बोले ये गुरुजी है मेरे। मैंने कहा अच्छा। ये 2008-9 हो गया था तब। तो मैंने बोला ये है सर, ये अब शरीर चोले में नहीं है। मैंने बोला चोले में नहीं है और संगत है, मतलब मुझे बात समझ नहीं आई। एंड अगेन आई काइंड ऑफ रब्ड इट ऑफ। एक दिन फोटो लेकर आए एक गुरु जी की और बोले इसको ऑफिस में लगाओ। मैं मैं तो इन्हीं को मानता हूँ और ये लगेंगे तो ही आऊंगा। मैं बड़ी पसोपेश में पड़ गई। मैंने कहा जनरल साहब, मेरे यहाँ हर धर्म की लड़कियां आती हैं और मैं ये नहीं फील करा सकती किसी को कि मैं किसी धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैं नहीं लगाऊंगी किसी गुरु जी की फोटो। तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं लगेंगे, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा अच्छा आप लगा दो, ये पुट इट इन माई ऑफिस सामने मेरे। मैं देखती रही उनको। फिर उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया सत्संग पे। अ, बोले आप वहाँ आइएगा, वहाँ रघु राय जी एक किताब प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा अच्छा मैं आऊंगी, लेकिन मैं बाद में गोली दे गई, मैं नहीं गई। मेरे को मेरा मन नहीं रेडी हुआ। मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानती किसी गुरुओं को। और कोई काम था मुझे, बच्चों का एक कॉन्सर्ट था, तो मैं वहां चली गई। मैं वापस आई तो वो 5 मिनट बाद क्योंकि वो मेरे सेंटर के पास ही सत्संग था, सादिक नगर में, वो लेकर आए एक बड़ी सी किताब येलो रंग की जिसपे बहुत बड़ा गुरु जी लिखा रहता है। बोले ये रघु राय ने आज प्रेजेंट की है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया। मैं फिर झेप गई, मैंने रख ली किताब। वो चले गए। मैंने बाद में थोड़ा खोल के उसको पढ़ने की कोशिश की। बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स हैं उसमें गुरु जी की। उसमें मैंने रघु राय जी का सत्संग पढ़ा। मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं रघु राय की बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक बनाई थी इंडिया पे, इंदिरा गांधी पे, और मैं पीछे से काफी पढ़ती आ रही थी उन्हें। तो मैं बहुत इंप्रेस थी कि रघु राय जी उनके फॉलोअर हैं। और मैंने किताब खोली और उसमें मैंने वो सत्संग पढ़ा उनके अपने घर के बच्चे का जो विकलांग है, ऑटिज्म है उसको। मैं मेरा मन ऐसे घूम गया कि बताओ, मैं पहला सत्संग पढ़ा डिसेबल्ड के बारे में और मैं डिसेबिलिटी के लिए काम करती हूँ। तो मैं थोड़ी सी ढल गई अंदर से। और उसके बाद दोबारा मुझे जल कपूर ने 2009 में दिसंबर में बोला एनुअल सत्संग है गुड़गांव में, आप आना। और कुछ नहीं है, लंगर खा के चले जाना, गुरबानी है बस। मैं हूँ हिंदू, पर मैं बचपन से सिखिज्म में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा रुझान पूरा सिर्फ गुरुद्वारा साहब पे जाता था और मैं मंदिर नहीं जाती थी। मैं अगर जाती थी तो मैं गुरुद्वारा साहब जाती थी। तो मैंने कहा अच्छा गुरबानी है तो मैं आ जाऊंगी। और उस दौरान मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी क्योंकि डोनेशंस मिल नहीं रही थी, हम ऊपर बिल नहीं कर पा रहे थे। और मैं बहुत थक रही थी, ऑलरेडी मुझे 7 साल हो गए थे काम करते हुए, एंड आई वाज वेरी टायर्ड। आई यूज्ड टू फील कि मेरी उम्र जा रही है, मैं अपने लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ काम कर रही हूँ। और मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत थक रही हूँ यहाँ काम करते करते। तो मैं बहुत सोचने लगी थी मुझे छोड़ना है, मुझे अब ये काम छोड़ना है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पे छोड़ के जाऊँ। तो मैं इस सत्संग में गई, एनुअल सत्संग में गुड़गांव में। मैं जब पहुंची तो गुरबानी खत्म हो गई थी और कोई लाइव गा रहे थे और लंगर चल रहा था। मैं और मेरी कलीग लंगर खाए और फिर हम उठ के आ गए। मैंने बस हाथ जोड़े और हम उठ के आ गए। उसके बाद ऐसे लगातार एक के बाद एक कोई ऐसी बात होने लगी, इवेंट्स होने लगे। लाइक हमको एक बहुत बड़ा टेंडर भरने का इनवाइट आया जिसमें 120 स्कूल्स की ट्रेनिंग को हमने मॉनिटर करना था और सेटअप करना था इंडिया में। एक सेक्रेटरी आए थे एक मिनिस्ट्री के हमारे यहाँ और बड़े इंप्रेस हुए काम से और बोला आप ये काम करो। हम छोटा सा सेंटर। और मैंने जनरल मल्होत्रा को बताया, अपने चेयरमैन को। बोले तुम कैसे करोगी शालिनी सच ए ह्यूज वर्क? मैंने कहा कर तो लेंगे हम। तो वो टेंडर हमने फिल किया। मुझे जापान से कॉल आई, मतलब यहाँ से एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां से उनकी डायरेक्टर ने मुझे फोन किया कि शालिनी मुझे इनवाइट आ रहा है वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाके प्रेजेंट करने को। मैं नहीं जा पा रही, मुझे सरकारी अलाउ नहीं कर रही है, आप मेरे बिहाफ पे चले जाओ। मैं बड़ी हैरान अ, कि ऐसे कैसे चली जाऊंगी, और वो कह रही थी परसों चले जाओ। मैंने कहा मेरा वीजा नहीं लगा है, कैसे होगा? शी सेड वो लोग सब अपने आप करेंगे। मैंने कहा ओके मैं चली जाऊंगी। मुझे फोन आया जापान से, उन्होंने कहा आप अपना वीजा कलेक्ट कर लीजिएगा, फ्लाइट से पहले तक बन जाएगा, कलेक्ट करिए और फ्लाइट लेने चले जाइए। मैं दिल्ली में रहती थी तब, अपने पेरेंट्स से अलग रहती थी, और एक ऐसा हुआ, आई मीन किसी ने सुना है कभी? मैं गई एम्बेसी, तब एम्बेसी में बनता था। एम्बेसी के बाहर मैंने अपना पासपोर्ट दिया उन्हें। मैंने बोला ये नाम है मेरा, और अंदर उनको मालूम है ये एप्लीकेशन है। और वो अंदर गया, उसने बोला आप 10 मिनट रुकिए। और 10 मिनट में उसने मेरा वीजा मेरे पासपोर्ट पे मुझे वापस दे दिया। बोलिए जाइए आप फ्लाइट ले लीजिए। आई वॉज दैट
आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कभी सुना था। मैं चली गई, वो काम मैं करके आई, और वो बहुत बड़ा काम बना। बाद में मैं जापान से ट्रेनिंग्स लेके आई इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट कर लिया, और हमारा काम वो 120 स्कूल्स वाला टेंडर हमने फिल किया। और मैं सोचती रही कि हमें ना टेंडर फिल करना आता है, मैं पहली बार ये काम कर रही हूँ, पता नहीं कैसे होगा। और थोड़े दिनों बाद हमें मिनिस्ट्री से कॉल आती है कि टेंडर सिर्फ आपने फिल किया है और किसी ने किया ही नहीं, तो ये हम आपको दे रहे हैं। और हमें एक छोटा सा सेंटर 120 स्कूल्स को इंडिया में, पैन इंडिया, हम मॉनिटर करने का टेंडर मिला। मैं वापस से ग्राइंड में थी उस काम में, और मुझे फुर्सत नहीं थी कि मैं सोचूं कि मुझे ये छोड़ना है। मैंने उसमें इतनी ग्रोथ आ गई काम में। और 3 महीने बाद अगर मैं मुड़ के थोड़ा देखी कि कैसे हो रहा है, मुझे याद आया कि वो एक एनुअल सत्संग में मैं गई थी, उसके बाद से कुछ अलग होता जा रहा है। फिर अप्रैल में हम 2010 में जलवायु में पुष्कर अंकल के क्या का सत्संग खाए थे उनके कम्युनिटी सेंटर में, और हम वहां गए थे, मैं और मेरी मदर। वो भी सत्संग है। मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ हुआ था, और बार बार आकर मेरी माँ की एक कजन थी, और उनको वो गुरुजी की सीडी देके जा रही थी, या पता नहीं कुछ कैसेट और एक बुक। एंड शी सेड कि ये पढ़ो आप मासी जी, आप ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरी माँ ने मुझे दिखाया, और मैं फिर हैरान हो गई। ये फोटो मेरे ऑफिस में भी आ गई सडनली, और मेरे घर में भी मेरी मदर को कोई देखे जा रहा है। और हमने जब उनसे पूछा ये कहाँ के हैं भाई, तो शी सेड ये जलंधर में इनका मंदिर है। हम इतने हैरान हो गए, क्योंकि मेरी माँ जलंधर से हैं, और पूरा बचपन 20-25 साल हम जलंधर हर साल जाते रहे। हमने कभी नहीं सुना था उनके बारे में। और सडनली अब 2 महीने में इतनी बातचीत उनकी आ रही थी, तो हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरी माँ ने, कि हम ये सत्संग में जाएंगे अप्रैल में। तो हम गए वहां 2010 में, और वहां कुछ ऐसा सत्संग शेयर हुआ कि, और मुझे ऐसे फ्लैशेस आ रहे थे मंदिर के। तो मैंने वहां जनरल कपूर से पूछा, यहाँ कोई मंदिर अगर जाएगा तो हम जाना चाहेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त अनाउंस किया। रात के 8 बज रहे थे, और कोई एक लोग थे जिन्होंने कहा हम जा रहे हैं अभी मंदिर, चलना है चलिए। आई गॉट रेडी। रात को 8 बजे, 7:30 पौने 8 बजे होंगे, और हम उनके पीछे पीछे गाड़ी में। और पता नहीं कौन से रस्तों से वो कहाँ गए, इतना गॉड फॉरसेकन प्लेस लग रहा था उस वक्त मुझे, भाटी माइंस जहाँ मंदिर है, बड़ा मंदिर। वो हमें ले गए, और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी कि आप चाय प्रसाद मिलेगा, छोड़ना नहीं है। खाना मिलेगा, छोड़ना नहीं है लंगर, और सबके साथ खाना है, और कोई बातचीत नहीं करनी, फोन पे बिल्कुल बात नहीं करनी, और बस लंगर करके बाहर आ जाना है। वो इंस्ट्रक्शन मैं आज भी ऐसे की ऐसे फॉलो करती हूँ। तो हम बाहर आ गए ऐसे ही लंगर खा के। और उन दिनों मुझे प्रॉब्लम चल रही थी एक, कि हमें एक वैन खरीदनी थी, और मारुति की वैन मिल नहीं रही थी, तब वेटिंग में चल रही थी। तो बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, हमें मुश्किल हो रही थी कुछ कामों में, और डोनेशन आई हुई थी, डोनर परेशान कर रहे थे कि नहीं आप खरीदिए अब। शायद उनका ईयर एंडिंग हो रहा था, और हमने हमें मिल नहीं रहा था, कह रहे थे 6 महीने की वेटिंग चलेगी। खैर हम लंगर करके बाहर आए, तो वो जो अंकल हमें लेके गए थे, मुझे नाम नहीं याद अब, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बाहर आके, और अपना कार्ड दिया मुझे। बोले मारुति के जितने पार्ट्स बनते हैं ना, वो मेरी फैक्ट्री बनाती है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा जी। बाहर मैं आ गई ऑफिस वापस, और अगले दिन मैंने जनरल कपूर को फोन किया। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मुझे ये बाहर मिले थे वहाँ, ये मुझे मंदिर ले गए थे, और इन्होंने ऐसा ऐसे कार्ड दिया है, कहा जब मदद चाहिए हो मुझे बताना। तो मुझे ये वैन चाहिए, क्या मैं मांगू, क्या मैं बोलूँ उनसे? बोले हाँ जरूर बोलो। मैंने बोला अच्छा नहीं लगता, मैं मंदिर गई और मैं अपने लिए गई, और मैं उस कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करूँ? बोले नहीं, आप उनसे बात करो। मैंने उन्हें फोन किया, और मैंने उन्हें ये बात बताई कि मैं बहुत डरते डरते फोन कर रही हूँ, कि मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे ये हेल्प चाहिए कि हमें ये मारुति की वैन चाहिए, क्या आपके थ्रू मिल सकती है? उन्होंने बोला शालिनी मुझे आधा घंटा दे दो। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, ही स्पोक टू समबडी इन मारुति और व्हाटएवर। आधे घंटे में उन्होंने मुझे फोन किया, ये एड्रेस, ये ईमेल है, यहाँ पे ईमेल करो, जीएम है ये। मैंने मेल किया, मुझे शाम तक फोन आ गया, आपको गाड़ी कब चाहिए, कौन से रंग की चाहिए? यू विल नॉट बिलीव, अगले 3 दिन में वी हैड दैट मारुति वैन। मैं बड़ी हैरान। और अब तक मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी में पावर्स हैं। अब मैं, और मैंने कुछ नहीं, ऐसे मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांग रही थी। फिर मैं काम करने लगी, और ये ऊपर की फ्लोर का प्रॉब्लम अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था, और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। सडनली हमारे ऑफिस में कोई किसी को लेके आया। ये आर्किटेक्ट थी, रेनू खन्ना। ये नेशनल अवार्डी है लो कॉस्ट हाउसिंग पे, चंडीगढ़ की आर्किटेक्ट है। और आई तो मैंने बात की कि ऐसे ऐसे हमें ऊपर बनाना है, समझ नहीं आ रहा, जितना आर्किटेक्चर मिलता है बहुत कॉस्टली है। उन्होंने मुझसे नीड पूछी, कितने बच्चों के रहने की जगह, ये वो। और बोली मैं आपको परसों तक मैप भेज दूंगी, एक नया नक्शा। उन्होंने मुझे नक्शा भेजा 2 दिन में, और उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 50 लाख। वो आधे पे ले आई थी। और पहले कहा हमें 35 बच्चों की सीटिंग उसमें नहीं मिल रही थी, मतलब बेड्स। इन्होंने 35 बच्चों के लिए बेड्स की भी जगह बना ली उसमें, बड़े स्पेशियस रूम्स, और एक हॉल भी निकाल दिया उतने नक्शे में। बड़ी हैरान हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर
मैंने सोचा वो 50 लाख भी कैसे रेज होंगे। वो गुरुजी की फोटो मेरे जो रूम में लगी थी सामने, जो जनरल मतलब कपूर लगा गए थे, वो लगी हुई थी। तो मैं ऐसे ही बैठ के ना सामने से मैं सिर्फ देखती थी उनको, कुछ कहती नहीं थी, मांगती नहीं थी। और एक हफ्ते के अंदर अंदर एक एम्बेसडर की वाइफ हमारे यहाँ वॉक इन करती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फॉर्मर एम्बेसडर थे स्विट्जरलैंड के। उन्हें भी कोई लेकर आया और उन्होंने मुझे कहा ये आपको 10 लाख रुपए देंगी, ये इन्होंने और भी स्कूलों में डोनेट करना है। ऐसे फाइन। हमने उन्हें अपना नीचे का छोटा सा सेंटर दिखाया, बोला हमें ऊपर बिल्ड करना है, हमें अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आई और मुझे कहती है, मुझे ना ये सारा पैसा देना है, जितना तुम्हें ऊपर बनाना है, मेरे को और किसी स्कूल को नहीं देना, मुझे यही देना है, आप बनवाना शुरू करो। तो मैंने बोला मैम 50-58 लाख लग जाएगा। जी सर आप फिक्र मत करो, आई विल पे दिस मनी। उनको जो लाई थी वो उनको बोलती रही कि अरे आप दूसरे स्कूल देखो अभी। जी सर नहीं, मुझे यही देना। आई थिंक मैंने पहली बार उस दिन गुरुजी के सामने हाथ जोड़े होंगे, वो फोटो के सामने, कि ये कैसे हो गया पूरा, ऐसा मुझे नहीं पता। अभी एसआई वाली ट्रबल थी हमारे सामने। तो जो हमारी आर्किटेक्ट थी उन्होंने मुझे कहा, टेम्परेरी रूफ स्ट्रक्चर का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आता है, कोई लीकेज नहीं होगी, टेम्परेरी की डेफिनेशन में आएगा, एएसआई को इशू नहीं होना चाहिए, आप बनाना शुरू करो। हमें पैसे मिल गए, हमने बनाना शुरू किया स्कूल। हमें जो ठेकेदार मिला उसने कहा मैं 6 महीने में ये खड़ी करके दे दूंगा बिल्डिंग, ऊपर की फ्लोर। एंड यूजुअली ठेकेदारों से होता नहीं ऐसा, बट उसने वो फ्लोर खड़ी कर दी और वो छत रातों रात बन के बाहर से आई और 2 दिन में वो ऊपर की फ्लोर के ऊपर लगा दी गई। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ही जरूर तंग करे। उस पूरे 6 महीने में एएसआई का एक भी आदमी सेंटर में नहीं आया। जबकि आप अगर एक दीवार भी बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप फर्श पे टाइलें लगा रहे हो उस एरिया में, एएसआई का एक आदमी सर्कल पे रहता है रोज। और वो आ जाता है बोलने कि आप ये नहीं कर सकते, चिट्ठी आ जाती है आपको। क्योंकि आज भी हमने देखा है, थोड़ी सी रिपेयर वर्क भी करें तो वो चिट्ठी आती है। उस 6 महीने में मुझे ना तो कोई आदमी आया, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई अ, चिट्ठी आई। मैं बड़ी हैरान। फ्लोर बन के तैयार हो गई 15 दिन के और उस बीच में भी बहुत सत्संग है। बिल्डर बना के कहता था अभी 10 लाख और चाहिए, अब आपका ये हॉल है एक्स्ट्रा, ये कैसे बनेगा। आ, ये नहीं था पहले हमारे एस्टिमेट में, इसके लिए 10 लाख और चाहिए। तो मुझे याद है तब मैं हर संडे मंदिर जाना शुरू कर दी थी और बैठ के सिर्फ कुर्बानी सुनने जाती थी। तब बड़े अच्छे बड़े फॉर्चुनेट वक्त थे, 6:45 भी पहुंचो तो सबसे आगे आगे बैठने को मिल जाता था। पूरा पूरे 2 घंटे हम सत्संग सुन के नीचे लंगर हॉल में जाते थे और लंगर करके आते थे। तो टाइम्स वो पैराडाइज। उस मंदिर ने बहुत कुछ दिया, मुझे ही नहीं, आई थिंक मेरी पूरी फैमिली को। और मैं मंदिर में जाके गई और मैंने ऐसे हाथ जोड़े, ध्यान में ऐसे कहा ये 10 लाख गुरु जी कहाँ से आएंगे। और ये बातें बहुत अजब लगती हैं कि अगले दिन सुबह मैं सेंटर आती थी तो मुझे एक फंड रेजिंग हेल्प हमने ले रखी थी और उन्होंने वो मुझे फोन करती थी कि ना मेरी एक डोनर है, उसको सिर्फ 10 लाख देने हैं शालिनी, उसको बस अपना नाम चाहिए वहाँ बोर्ड पे। मैं ये अब इतनी आसानी से कहती हूँ क्योंकि ये बहुत बार हुआ फिर मेरे साथ। आपको पता है बिल्डर कैसे होता है कि कहेंगे इतना एस्टिमेट है लेकिन उससे कहीं ऊपर चला जाता है। और वो हर हफ्ते मुझे कहता था अब इतने लाख की जरूरत और है, ये नहीं होगा। मैं फिर गुरुजी से कहती थी आपकी मर्जी गुरुजी, बच्चे खाली मेरे नहीं है। और वो अगले दिन मेरे पास वो पैसा होता था। कहाँ हम 50 लाख नहीं रेस कर पा रहे थे और कहाँ हमने 85 लाख रेस करके वो फ्लोर पूरी की। एएसआई का कोई आदमी नहीं आया। जब खत्म हो गई फ्लोर, हमने शिफ्ट कर दिए लोग। उस हॉल को, वो जो बोनस में हमको कहीं से मिल गया हॉल, उसको हमने नाम दिया गुरुजी हॉल। और 10 दिन के बाद एक एएसआई का आदमी आया। उसने आके बोला कि ये बिल्डिंग का हमें कहीं से नोटिफिकेशन आया था कि आप कुछ रिपेयर वर्क करा रहे हैं। मैं चुप। मैंने बोला कोई रिपेयर वर्क नहीं करा रहे हम। उसने बिल्डिंग देखी और उसने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने हमारा सुपरवाइजर चला गया था और कोई सुपरवाइजर था ही नहीं। और 6 महीने के बाद मैं अपॉइंट हुआ हूँ, ये 6 महीने समहाउ कोई था नहीं, तो ये चिट्ठी आपकी आज पिकअप हुई है। वो आके देख गया और खत्म हो गई बात। कैन यू इमेजिन? एएसआई जिसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग चलता है, उसके ऊपर और किसी की रूलिंग नहीं चलती है। वो बिल्डिंग हमने, वो आज भी टेम्पररी स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में आती है और वो देख गया और उसने कुछ नहीं कहा। और यूजुअली गूगल के मैप में बिल्डिंग्स आती हैं और वो लोग वहां से चेक करते हैं कि बिल्डिंग कितनी बनी है और कितनी नहीं बनी है। और समहाउ हमारी बिल्डिंग गूगल के मैप में आती ही नहीं, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। अब मैं कितना ही धन्यवाद कर लूं उनका, गुरु जी का, और मुझे पता है ये उन्होंने किया है। वी आर अमेज्ड। फिर उसके बाद
मुझे फिर से एनुअल सत्संग में जल कपूर ने बुलाया। 11 या 12 का था, और 11 का, क्योंकि 11 में ये बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई थी। फिर मैं सत्संग में गई तो वहां गुरुजी की एक फोटो जो होती है एनुअल सत्संग में सामने लगी हुई थी, और मैं उनके साथ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बोला ये फोटो ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ से उतर के सीधा सेंटर में आए। मैंने कहा अच्छा जी, प्लीज, वील बी वेरी हैप्पी, ऊपर गुरुजी हॉल में लगाएंगे। लेकिन वो सामने जो फोटो नजर आ रही थी, उसमें फ्रेमिंग होके और फूल लग के छोटा सा ऐसे गोले में फोटो नजर आ रही थी। 4 दिन बाद कमांडर शर्मा का मुझे फोन आया, तब मैं उन्हें नहीं जानती थी, और उन्होंने मुझे फोन किया, ये फोटो आपके यहाँ आनी है। मैंने कहा हाँ जी, जरूर, तो ही सर मैं आके देखूंगा। मैंने कहा बिल्कुल। वो आए और मुझे हॉल देखा है ऊपर, और मुझे आके कहते हैं वो फोटो 7 बाई 7 की है शालिनी जी, वहां से तो रोल होके आएगी, फ्रेम होके नहीं आ सकती, तो आपको यहाँ फ्रेम करानी है। मैं सोचने लग गई कि 7 बाई 7 की फोटो को मैं बाहर फ्रेम करा के अंदर कैसे लगाऊंगी, मतलब वो दरवाजे से अंदर कैसे जाएगी, दरवाजा 6 साढ़े 6 फुट का है। समझ नहीं आया जी। फर्स्ट क्लास के एक फोटो शॉप पे गई मैं उन्हें बोली कि ऐसे 7 बाई 7 की फोटो है जी सर, हम यहाँ फ्रेम कर देंगे, लेकिन आपके यहाँ कैसे जाएगी आप बताइए। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैं फिर गई उनके पास अगले दिन, तो उन्होंने मुझे पूछा किसकी फोटो है ऐसी 7 बाई 7। मैंने कहा जी ये गुरुजी हैं। बोले कौन से गुरुजी हैं? मैंने कहा "ये ऐसे छतरपुर में"। तो उन्होंने मुझे बोला गुरुजी की फोटो आप कह रहे हो ना, तो मैं किसी को भेजूंगा, वो वहां ही पे आके फ्रेम करेगा अंदर फल, ये हम किसी और के लिए करते नहीं। मैंने कहा आप जानते हैं गुरुजी को? बोले जब गुरुजी थे ना तो मुझे कोई ले गया था वहां, उसके बाद से मुझे रास्ता ही नहीं पता, आज तक मैं दोबारा जा ही नहीं पाया। आपने आके बोला तो आप ये फ्रेमिंग करा लो, लेकिन मुझे गुरुजी के पास लेके जाओगे वहां। मैं इतनी खुश हो गई। वो अंदर आए, उन्होंने वहां फ्रेम किया हॉल में, वो फोटो आज भी लगी है। और क्या बात है, गुरुजी अपनी जगह खुद बनाते हैं, और आप किसी गिनती में नहीं आते हैं कि आपका तो क्या ही रोल है। अपने आप विराजते हैं, अपने आप आपको आपके काम कराते हैं। और आप, मतलब मैं जो मानती नहीं थी इतना कुछ, मेरे को इतना फेथ हो गया। मैं हर संडे अपनी मदर के साथ जाती थी मंदिर। आई थिंक मुझे इतनी सिक्योरिटी दी गुरुजी ने, इतने काम करने की शिक्षा दी, मैं बता नहीं सकती आपको। फिर एक फिर अजब से सत्संग बहुत हुए सेंटर को लेके, तो बहुत सत्संग है, पर्सनल भी है मेरे, कि फिर हमारा सेंटर रजिस्टर्ड दिल्ली में नहीं था, ये मुंबई का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएबी इंडिया, उसका यूनिट था। लेकिन हमें ग्रांट्स नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो दिल्ली में नहीं था रजिस्टर्ड, और हेड ऑफिस हमें करने नहीं दे रहा था दिल्ली में रजिस्टर्ड। तो कुछ सालों बाद बहुत मुश्किल होने लग गई हमें 2014 में, और ऐसा लगा कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है, लेकिन कैसे करेंगे, कोई मानता नहीं था। तो बोर्ड पूरा नहीं मान रहा था कि अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो फिर आप मत करिए, और अगर हम कर नहीं रहे तो हमें ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। तो इट वॉज अ वेरी यू नो विशियस सर्कल एंड टफ सिचुएशन। तो मेरे बोर्ड में से 3 4 लोगों ने मिलकर बोला कि ट्रस्ट बना लो शालिनी, दिल्ली में हम 4 लोग आपका साथ देंगे और इसे रजिस्टर कराओ। एक वकील से हमने बात की, और उसने कहा कि कोई तरीके बताए उसने हमें कि ऐसे हो जाएगा और कोई मुश्किल नहीं हो। तो खैर मैं बहुत डर डर के हमने एप्लीकेशन बनाई, और हमने वो भेजा एप्लीकेशन। मतलब हमें बताया गया कि ऐसे पर्टिकुलर डेट पे आपको डेट मिल गई है, इस टाइम पे आना है और रजिस्ट्रेशन करानी है। सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया। ये 4 लोगों में एक जनरल कपूर भी थे, एक पैमेला भंडारी हमारी एक्स, वो फॉर्मर चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया थी। ऐसे करके 4 लोग, और मैं। तो सुबह सुबह 9 बजे हमने निकलना था। रात को मुझे फोन आया जनरल कपूर का, शालिनी मेरा तो उसी वक्त अपने घर का रजिस्ट्रेशन है अगले दिन, मैं तो नहीं आ सकूंगा। मैंने बोला आपका नाम लिखा गया ट्रस्ट में, क्या करेंगे, वहां पे पहुंचना है। इसे पर मैं नहीं आ सकता हूँ। हम बड़े परेशान हुए, रातों रात उस एप्लीकेशन में से हमने उनका नाम निकाला और बाकी को रहने दिया था, और किसी और का डाला। अगले दिन सुबह 9 बजे एक और मेंबर का, ये पैमेला जी का फोन आया कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बहुत बड़ी स्कल इंजरी हुई है और उसका ऑपरेशन है, मैं नहीं आ सकती, मुझे जाना है। मैं बहुत घबरा गई कि ऐसे कैसे होगा। तो मैंने बोला मैम आप आ सके तो प्लीज आइएगा, और हम निकल गए। और वहां जाके रजिस्ट्रार के पास रिसेप्शन पे उन्होंने मेरे पेपर्स देखे और बोले इसमें ये कॉपीज नहीं लगी हैं, आपका 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे है, 10 बजे तक आपको आना है, या 10:10 तक। इसके आगे अगर आपको टाइम हो गया तो फिर आपको दोबारा लेनी पड़ेगी ये अपॉइंटमेंट, और आपके लोग होने चाहिए सारे। पता नहीं क्या हुआ, पामेला जी वहां आ गई, बोली कोई बात नहीं, मैंने सोचा ये काम ज्यादा जरूरी है। और हम वो पेपर्स को कॉपी कराने में लग गए, पीछे कॉपियर था, दुकान थी। बहुत घबरा गए, हमारा लॉयर बहुत लेट हो गया। 10:10 तो पता नहीं कब हो गए। मेरे बाहर पेपर्स अभी कंपाइल हो रहे थे, और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये कैसे होगा। मैं सेंटर में गुरुजी की उस फोटो के सामने बैठ के आई थी कि अब आपकी मर्जी है जी, मेरे को नहीं मालूम ये कैसे होगा। और इतना डर था कि हमारे पास परमिशन नहीं है हेड ऑफिस की।
उसके बगैर ये कैसे होगा नहीं मालूम। तो हम लोग जो पेपर्स कॉपी करा रहे थे, तो रिसेप्शन पे मेरे ये बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे और डांट रहे थे मुझे, पेपर्स क्यों नहीं कंप्लीट करा के लाई। मैंने कहा जी जो लॉयर ने बताया, लेकिन एनी वे वी वर ट्राइंग। जब तक मैं पेपर कंप्लीट करा के आई, 10:15 बज गए थे। मैं बाहर खड़ी हुई गार्ड के पास। मैंने बोला मेरे लोग, मेरे को नजर नहीं आया मेरे बोर्ड मेंबर्स कहाँ हैं। मुझे लगा चले गए उठ के। तो मैंने कहा मेरे बोर्ड मेंबर्स बैठे थे कहाँ है। शी सेड वो अंदर है। मैंने बोला अंदर कैसे चले गए। सर आप भी जाइए, उसने मेरा पेपर ही नहीं चेक किया। मैं अंदर गई तो बोर्ड मेंबर्स वेटिंग में बैठे थे और मैंने बोला आप कैसे आ गए अंदर। ये सुनने वाला सत्संग है। दे सेड कोई आदमी आया बाहर से और उसने मंजीत जी को देखा, हमारे एक बोर्ड मेंबर है सरदार सिख है, उनको देख के बोलते अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो मंजीत जी ने कहा हम रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। बोले अरे आप उठ के आइए मेरे साथ अंदर। तो वो अंदर चले गए। बोले देखो मंजीत जी अंदर बैठे हैं। मैंने देखा सामने वो रजिस्ट्रार के कमरे में बैठे थे मंजीत जी, और वो उनको चाय पिला रहा था। मैं वहां चुपके से गई, मैंने बोला सर आप यहाँ कैसे बैठे? तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया रजिस्ट्रार से कि ये है जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, इनको कराना है पेपर वर्क सब। उन्होंने बोला ये कागज मुझे दे दीजिए, वो रजिस्ट्रार ने, मेरा आदमी करा लेगा। हमारे पास वो परमिशन नहीं थी। मैंने वो पेपर्स दे दिए उन्हें, कुछ कॉपीज रह गई थी। वो अपने आप गया किसी काउंटर पे, उसने मुझे ले गया साथ में। उस काउंटर पे मुझसे 2 सवाल पूछे गए, लेम सवाल, कितने एरिया में बना है, कितने कमरे, और उस पर रसीद दे दी गई। और बोला गया चलिए आप वापस जाके अंदर रजिस्ट्रार से स्टैंप करा लीजिए। मैं अंदर गई तो रजिस्ट्रार नहीं थे, वो चले गए थे तब तक। 11 बज गए थे और 11:15। तो मैंने बोला मंजीत सर को ये कैसे होगा। कह रहे हैं वो उनके लोग बैठे थे 2 आदमी, उन्होंने कहा वो हमें कह रहे हैं कि आपके पेपर्स आ जाए तो इस पे हम स्टैंप कर देंगे और आप रसीद वेंडसे को उठा लीजिए, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। मैंने बोला मंजीत जी आप इन्हें जानते हैं रजिस्ट्रार को, आपने बताया नहीं। इसे मुझे पता ही नहीं कौन है। इसने मुझे कहा इसने मुझे देखा हुआ है कहीं पे, और ये मुझे जानता है, और ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है। ये अंदर आया, इसने आपसे पेपर्स लिया, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं तो चाय पी के उठाऊं। वी वर ऑल जैप्ड। हम इतने हैरान थे, हम आपको नहीं बता सकते। एंड हम बाहर आके सब खड़े हो गए और आपस में बात करें ये क्या हुआ, इट वाज अ मिरेकल टुडे। और ये जो पैमेला भंडारी है, ये गुरुजी से मिली हुई थी पहले, जब गुरुजी थे चोले में। और जब जब ये फोटो देखती थी कहती थी मैं नहीं विश्वास करती, मुझे कोई भरोसा नहीं है इन पे। मैं तो बहुत बार मिली हूँ, मुझे मुझे नाम से बुलाते थे। उस दिन बाहर आके खड़े होके कहती है ये तुम्हारे गुरुजी का ही कमाल हो सकता है शालिनी, ये और कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं अभी भी बात करूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन पता नहीं कैसे हुई। और आप मानेंगे नहीं कि अ, मुझे नहीं पता मेरे फेसबुक पे कहाँ से एक आयरलैंड की एक आंटी ने मुझे मैसेज किया कि वो किसी किसी शेयर्ड कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट में होंगी फेसबुक पे, कि शालिनी मैंने तुम्हारी फोटो फेसबुक पे देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मुझे गुरुजी मेरे ध्यान में आए। इनका नाम था सुखी हैरिसन। मैं उन्हें नहीं जानती थी। कि गुरुजी मेरे और ड्रीम में आए और बोले शालिनी आंटी को जाके बोलना कि सेंटर ना उदा हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट वेंसडे को आना था और उन्होंने मुझे मंडे को बताई थी ये बात, हम जाके अप्लाई कर चुके थे तब। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मैंने ये बातें कोई शेयर नहीं की इनसे। और मैं तब उस ट्रस्ट में मैनेजिंग ट्रस्टी होने वाली थी, तो ऑफ कोर्स वो फाइनल डिसीजन हो जाते हैं मेरे। और मैं इतनी हैरान हो गई कि आंटी आपको कैसे मालूम। जी सर मुझे गुरुजी ने कही ये बात, आउट ऑफ नो वेयर, लाइक गुरुजी वाज प्लानिंग ऑल दिस, आई डिड नॉट नो दिस। मैंने नहीं मांगा था कुछ भी उनसे। पर मैं ये जरूर कहती थी उन्हें कि ये बच्चे मेरे नहीं है, खाली आपके भी हैं। मैं उसके बाद से मुझे इतना फेथ हो गया कि हमारी जो मुश्किलें हैं वो उसकी भी है, ऊपर वाले की भी है। अगर वो वाकई में मुश्किलें हैं और उनके सॉल्व होने की जरूरत है, तो वो गुरुजी देख रहे हैं फिर अपने आप, मुझे तो कहने की भी जरूरत है। बहुत सत्संग है जी उसके बाद, पूरी लाइन है सत्संगों की, लेकिन मैं कहती रह जाऊंगी, यहाँ पे रात हो जाएगी। मैंने मंदिर जाना तो अब छोड़ दिया है क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बैठने को नहीं मिलता और मन नहीं मानता है। ये भी मुझे उसी आंटी ने आकर कभी मैसेज में बोला। मैं तब मंदिर जाती थी और भीड़ आनी शुरू हो गई थी, 2015 की बात है ये, 15-16 की। और उन्होंने, मैं तब सेवा भी देती थी किचन में, पर और मुझे वो अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आना शुरू हो गया था कि गुरुजी मेरे को बैठने को नहीं मिलता अब, मन नहीं मानता मेरा, मेरे को नहीं समझ आता। तो एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि गुरुजी कह रहे हैं एनु क्या है आंधी लोड कोई नहीं, एनु मैं ब्लेस कर दियांगा जितने भी है। मैं ये बात आज सोच नहीं रही थी कहने की, बट अभी मन में आया तो शायद गुरुजी चाह रहे हैं मैं कहूँ। मैं तब भी बड़ी हैरान हुई, बड़ी माफिया मैंने मांगी अंदर से कि पता नहीं आपने मेरी आवाज सुन ली कि मैं ना हूँ। पर उसके बाद से फिर मैं इतना रेगुलरली नहीं जाती थी, मैं सत्संग अटेंड कर लेती थी कहीं पे, क्योंकि सत्संग अटेंड किए बगैर मुझे ऐसे लगता था अपने घर नहीं गए।
मंदिर आके ऐसे लगता था ये अपना घर है, कहीं दुनिया भर में घूमाऊं, ये अपना घर है, मुझे यहीं आना है हर संडे। और तब बड़ा दुख लगता था कि मैं नहीं आऊंगी तो मैं कैसे जीऊंगी। और फिर सत्संग होने लग गए बहुत गुड़गांव में, और इनवाइट आने लग गए, और हमें सत्संग मिल जाता था, और गुरु जी की बड़ी कृपा है जी। हम उन्हें याद करें ना करें, गुरु जी हमें याद करते रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ चलती है। एक बात मैंने जरूर सीखी जिंदगी भर और भी सत्संगों में की, जो सेवा मिली है करते रहो। ये सत्संग मैंने पहले भी, ये बात मैंने एक सत्संग में पहले भी शेयर की थी कि जो सेवा मिली है वो करते रहो। और वो चाहे कुछ भी है, उस सेवा को छोटा ना समझो। मुझे लगता था मंदिर में जाके मैं वो जो सेवा कर रही हूँ ना, वो सेवा है। मैं, ये तो मैं अपना काम कर रही हूँ, बट मुझे धीरे धीरे ये बात समझ आई कि जो काम आप कर रहे हो वो सेवा है। और अगर उसे मन लगा के कर लेंगे तो वो भी संसार के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जितनी हमें गुरु जी की जरूरत है, गुरु जी को भी हमारी जरूरत है, क्योंकि अगर हम उनकी आवाज सुन के उनके काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरा आप सबको बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे तन्मय होकर सुना मेरा सत्संग, मुझे मौका दिया कि मैं फिर से अपनी आत्मा में अपने गुरु जी के साथ रहूं और उन्हें एक पल ना छोड़ूं। बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी शालिनी, थैंक यू सो मच। आपने इतने भाव से, इतने प्रेम से गुरु जी की महिमा का बखान किया। और आपके सत्संगों में गुरु जी की कही हुई अनेक बातें मुझे याद आ रही थी। गुरु जी कहा करते थे, गुरु तो मान के लिया थे की लिया। जैसे आपने कहा कि आप कुछ कहती नहीं थी उनको, आप देखती रहती थी। तो गुरु तो सब समझता है। सही बात। हमारी इंटेंट क्लियर हो, हमारा इंटेंट साफ हो, तो गुरु तो अपने आप, वो तो निहाल हैं, वो बैठे हैं देने के लिए, वो देते बिल्कुल। रहते हैं, देते रहते। तो संगत जी, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है शालिनी कि मैं आपसे कहूँ कुछ और शेयर करें। आई लीव इट अप टू यू। यू कैन I can share more, yes. वन और टू मोर, या एंड देन I एज यू will सेड कि share आपके पास बहुत हैं, तो जी। हम ये कर सकते हैं कि आज एक दो और सत्संग आपके सुन लेते हैं, और फिर आफ्टर सम इंटरवल वी विल इनवाइट यू अगेन एंड प्लीज डू कम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो और सत्संग शेयर करें। जरूर, मेरा भाग्य जी, आप मुझे जी जी मतलब गुरु जी बुलाएं सत्संग पे, और क्यों ना शेयर करें हम। जी 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 अ, प्लीज। मैंने फिर एक बारी मुझे याद है, मैंने जल कपूर को कहा कि उनका मन था सारे बच्चों को ना एक दिन ले जाते हैं मंदिर। तो मैंने बोला कैसे होगा, भीड़ होती रहती है। उन्होंने शायद गौरव अंकल से बात की होगी, वो मान गए होंगे, और हमें जो नॉन मंदिर डेज होते हैं उसमें से एक दिन बस मिली, और हम गुरु जी के यहाँ बच्चों को भी लाए, स्टाफ को भी लाए। मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसा लगेगा, हर धर्म का बच्चा है और स्टाफ भी, मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं क्यों थोपूं उन पे। खैर हम ले गए, और फिर वापस ले आए लंगर खा के। और थोड़े दिनों बाद, कुछ 3 महीने हो गए होंगे, मैं एक गाँव में भी साथ साथ काम कर रही थी, बलिया, ईस्टर्न यूपी में। वहां पे मेरे साथ एक टीचर थी सेंटर से, और आते जाते रहते थे हम। तो उन्होंने मुझे वापसी की जर्नी में बोला, मैम गुरुजी का सत्संग कराओ ना सेंटर में एक दिन। तो मैंने बोला गुरुजी का सत्संग कैसे सेंटर में कराएंगे, मतलब बाकी लोगों को कैसा लगेगा ना, कि मेरा बिलीफ सिस्टम है और मैं सबको बिठा रही हूँ, ये मेरा मन नहीं अलाउ कर। तो मुझे उस टीचर ने बोला कि सब तो फॉलो करते हैं। मैंने बोला सब माने, कह रही सारा स्टाफ फॉलो करता है। मैंने बोला कैसे, मतलब कह रही वो आप ले गए थे, उसके बाद हम लोग तो अपने आप ढूंढ ढूंढ के कितनी बार हुआ है मंदिर, और हम सब बहुत बिलीव करते हैं, हम तो गुरु जी को ही मानते हैं, सब आप सत्संग कराओ ना। मैं फिर बड़ी हैरान कि कैसे हो गया ये। और हमने गुरु जी का सत्संग ऊपर सेंटर में किया, तो सारा स्टाफ और सारे बच्चे ऐसे तन्मय होके बैठे। और मुझे याद है ड्राइवर मेरा ड्राइवर बोला कि मैं करूंगा सेवा, और मेरा पीएन भी, मेरे को दे दो, चाय की सेवा मैं दूंगा। मेरे ड्राइवर ने कहा मुझे कभी मेरा भाई ले गया था, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया था, पर मैं दोबारा नहीं जा सका, मेरे को यह सेवा दे दो करने के लिए। उसके पास एक फोटो रहती थी गुरु जी की उसके वॉलेट में। मुझे पता भी नहीं लगा कि कैसे गुरु जी ने मेरे आसपास का वातावरण ऐसा किया कि इतना कंड्यूसिव हो गया। और उस टाइम से हर दूसरे महीने हम सत्संग सेंटर में ही कर लेते हैं, ऊपर हॉल में, बच्चे और स्टाफ, हम 50 लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं, 40 लोग। और सत्संग इतना सुंदर हो जाता है। फिर आसपास से बड़े सारे लोग मेरी गाड़ी के पीछे गुरुजी देखकर अ, मेरे सेंटर को डोनेशन दे जाते थे कि ये गाड़ी किसकी, एक बार गार्ड से पूछा होगा, उन्होंने कहा होगा जो डायरेक्टर मैडम है उनकी है। तो वो, मुझे पता लगता था कि कोई डोनेशन दे गया, वो सिर्फ गुरुजी का नाम देख के। तो क्या कहूँ मैं गुरुजी की महिमा, और मेरा कर्म, मेरा सत्संग है।